नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम फिर बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो एक के बाद एक हिमाकत कर रहा है। हिमाकत ऐसी कि किसी का भी खून खौल जाए। एक बार फिर कल उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए शाम से ही हमारे रिहायशी ठिकानों पर मोटार और दागे हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी बहुत अंदरूनी इलाकों में हमले की कोशिश की। गनीमत रही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन लगातार नागरिक ठिकानों को ध्यान में रख करके वो हैवी शेलिंग कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें, अगर सिविलियन की बात करूं तो उस मोर्चे पर नुकसान जरूर हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। अब सेना ने लगातार रात में जब उसका जवाब दिया है तो पाकिस्तान में हालत खराब है। पाकिस्तान को अब डर लग रहा है, कहीं वो कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आ रहा है तो कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के पाकिस्तानी आम नागरिकों का ही उस पर भरोसा नहीं रहा है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर के सांसद बुजदिल बता रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक सांसद रो रहा था और रहम की भीख मांग रहा था, अल्लाह से मदद मांग रहा था। आज एक सांसद ने खड़े होकर के अपने प्रधानमंत्री को बुजदिल कह दिया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि किस तरह से एक झूठा प्रोपेगेंडा जो चलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, पूरी दुनिया में अब वो अलग थलग पड़ चुका है। हर बड़ी एजेंसी, हर बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, और हर बड़ा मुल्क सीधे तौर पर भारत के साथ आकर के इस पूरे मामले में खड़ा है। आज की रात ये माना जा रहा है कि बदला जरूर लिया जाएगा, और बदला लेना चाहिए या नहीं, या इस एस्केलेशन को यहीं रोकना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि हमारे देश में इस पूरे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इसको मीडिया से मुखातिब होकर कर्नल सोफिया लगातार जानकारी दे रही हैं। आज की क्या अपडेट्स उन्होंने मीडिया को दी है, क्या बताया है कल से लेकर आज तक के इस पूरे वॉर जोन से जो चीजें निकलकर सामने आई, ये सुनिए। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। और ये हम देखते हैं कि सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उनकी क्या राय है, जरा ये भी सुनिए। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है, और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंध हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। उधर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, क्योंकि वहां से लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए, उनके साथ एक पूरा दिन जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन होती रही। इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर रब्ता है। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और आज संसद के अंदर एक सांसद ने पाकिस्तानी संसद के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुजदिल कहा है। वो इतने आक्रोश में थे कि वो बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले एक सांसद रो रहा था और भारत के हमलों को देख करके अपने लिए पनाह मांग रहा था। आज एक सांसद अपने ही प्रधानमंत्री को कोस रहा है। मतलब पाकिस्तान हिल गया है। भारतीय कार्रवाई जो है वो देख करके क्या कहा है पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए। इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है
कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? और आइए सीधे देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। पाकिस्तान के सारे 36 हमले हुए नाकाम, भारतीय प्रतिशोध से दहला पाकिस्तान। आज रात राजस्थान, पंजाब, जम्मू में फिर ब्लैकआउट होगा, हिंदुस्तानी बमों से पूरा पाकिस्तान गूंजेगा। हिंदुस्तानी हमले से आतंकियों का भरोसा हिला, पाकिस्तानी सांसद ने अपने पीएम को ही बुज़दिल कहा। कल पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को बनाया निशाना, आज रात भर भारत लेगा बदला और देखेगा जमाना। जी हां, आज भारत क्या अगर एक भी हिमाकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि आज मैं बता दूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई हैं आज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ये सीधे रुक कर लेता हूं। इंदौर से मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद शंकर लालवानी साहब जुड़ रहे हैं। शंकर लालवानी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन गोयल जी जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज शंकर लालवानी जी आपके पास आता हूं। शंकर लालवानी जी, देखिए पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है पहलगाम के बाद से ही, और हम देख रहे हैं कि हमारी फौज कितने प्रोफेशनल तरीके से केवल और केवल आतंकी ठिकाने या बहुत है तो वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम हुए या बाकी चीजें, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे में हमें लग रहा है कि हल्के में ले रहा है। अभी शाम को कुछ खबरें आ रही हैं अपुष्ट सूत्रों से कि फिर से उसने हैवी शेलिंग की है बॉर्डर पर, खासतौर से पुंछ और अखनूर के एरिया में। ऐसे में भारत क्या, किस तरह का रुख भारत को रखना चाहिए और अभी तक जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जिस प्रकार पिछले दिनों भारत की सेना ने जो जवाबी हमला किया है और वो भी उनको टारगेट किया था जो कि आतंकवादी ठिकाने, हमने कभी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जी। पर जिस प्रकार पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है हमारी सेना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा शंकर लालवानी जी कि देखिए, एक चीज अच्छी हो रही है कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है, एक साथ खड़ा हुआ है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी दुनिया को अपने साथ लाने में सफल रहा है। मतलब अंदर से लेकर बाहर तक भारत के पास समर्थन की कोई कमी नहीं है। और उधर पाकिस्तान में मैंने बयान सुनाया कि पहले एक सांसद रो रहे थे, आज एक सांसद अपने ही पीएम को बुज़दिल कहते हुए नजर आए हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो भारत जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत बढ़त बना चुका है इस जंग में। बिल्कुल, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के नेताओं से चर्चा की, हमारे विदेश मंत्री जी ने की, हमारी कूटनीति के माध्यम से हमने सभी राष्ट्रों को जिस प्रकार का उन्होंने कृत्य पुलवामा में किया था उसको रखा, और उसके बाद हम देख रहे पूरी दुनिया भारत के साथ है। पाकिस्तान के साथ हो सकता है एक आध देश हो, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ है। और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है और हम जवाबी हमला कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो भी कार्रवाई होगी पूरी दुनिया माननीय मोदी जी के साथ, भारत के साथ। और मैंने कल देखा जब सर्वदलीय बैठक थी, सभी दलों के नेताओं ने मोदी जी सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हैं और उन्होंने सेना की कार्रवाई को एक सराहना की कि ये सेना ने जो कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की, हम सब साथ में। तो पूरा देश आज सरकार और सेना के साथ में, ये दिखाता है हमारी देश की एकजुटता जब ऐसे समय में, और मुझे पूरा विश्वास है कि एकजुटता आगे भी रहेगी। ठीक है, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए कल एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को आगे बढ़ाया और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की।
हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छे थे, इसलिए हमने उन्हें नाकाम कर दिया। पर लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब जो जवाब हम देने जा रहे हैं वो इतना भयानक होगा कि रिटेलिएशन की अब बात ही नहीं उठेगी। लेकिन सुबह हमने देखा है कि चीजें बहुत तेजी से स्लो डाउन हुई। क्या इसके पीछे की वजह आपको लगती है? और रात को जो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता था, वहां पर अगर भारत खामोश रह गया या भारत ने हैवी बॉम्बिंग तो की है पर उसके आगे भारत नहीं बढ़ा, तो उसकी वजह क्या? वो हमारा संयम है या कोई स्ट्रेटेजी है सर? देखिए, पहली चीज तो जो पाकिस्तान ने किया उसका अंदेशा भारत को था और भारत इसके लिए तैयार था। हमारी सेनाएं तैयार थी, हमारे लोग जो हैं हर जगह उनको भी तैयार किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, और खास करके जो उसने जिस हिसाब से ड्रोन्स भेजे कई लोकेशंस में, कुछ जगह मिसाइल्स जो कि सारी इंटरसेप्ट कर ली गई, कहीं नुकसान नहीं हुआ। आप चाहे किसी भी जगह देख लीजिए। और हास्यास्पद तो ये है कि पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के जो उनके नेता हैं, उन्होंने यहां तक बोला, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भारत खुद जो है अपने अंदर, खासकर अमृतसर में, वहां पर खुद जो है निशाना लगा रहा है, खुद ड्रोन्स भेज रहा है। मतलब कितनी हास्यास्पद है। तो ये एक्सपेक्टेड था। अब दूसरी जो चीज है, उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग भी की, जिसका इफेक्ट जरूर हुआ है। जो हमारे एलसी के इलाके हैं, सीमावर्ती, खासकर रजौरी, पुंछ, किरण सेक्टर में, वहां पर किया है। और वहां पर उनको सिविलियन टारगेट्स नहीं करने चाहिए थे, पहले से था। जो भारतीय सेना ने नहीं किया था, उन्होंने किया और उसका पूरा जवाब उनको दिया गया। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि उतना जवाब क्यों नहीं हुआ, देखिए, भारत कैलकुलेटेड एक्शन करता है। जो एक्शन पहले भी आपने देखा जो किया था, पिन पॉइंट एक्शन था, और वो डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर था। सिविलियन कोई नहीं था, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं था, और ये टोटली टेररिस्ट पर था। और आपने देखा क्या इफेक्ट हुआ। तो भारत जो है, यही अभी इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है। मिलिट्री टारगेट्स पर भी इन्होंने मिलिट्री जो हमारे जो कैंट्स हैं या बाकी एरियाज हैं, अम्यूनिशन डिपोज हैं, वहां पर भी इन्होंने टारगेट किया है, जहां पर हुआ कुछ नहीं है। लेकिन अगर किया है तो इसका जवाब उनको माकूल दिया जाएगा। और जो आप कह रहे थे दिन में कि रात में क्यों नहीं हुआ, देखिए, हमने पूरा पहले संयम बरता, जो हमें बरतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने करते हुए सिविल फ्लाइट्स अपनी जारी रखी। वो एक शील्ड बना रहा है अपने सिविलियंस को इसमें, कि उनके पीछे वो ड्रोन्स भेजे और जिससे कि वो डैमेज हो, अगर कुछ हो किसी वजह से सिविलियन टारगेट्स को, तो ब्लेम करे भारत को। भारत ने इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क ली और इन सबको जो है उसके नापाक इरादों को बिल्कुल जो है नस्तनाबूद कर दिया। पहली चीज जी। दूसरी जो आप कह रहे हैं भारत ने अपने जो है टारगेट्स चुने हुए हैं, और जो हमारे लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको पूरी छूट हमारे प्रधानमंत्री ने दी है और उनके साथ रोज बातचीत हो रही है। अभी देखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ भी वहां पहुंच गई हैं, आर्मी के अंडर कमांड में भी दे दी गई हैं, जहां जहां वो डिप्लॉयड हैं, और पूरा एक्शन आर्मी कोऑर्डिनेट कर रही है। आर्मी मींस मैं कहूंगा आर्मी हेडक्वार्टर्स, डिफेंस फोर्सेज, वहां के जो कमांडर हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक कोऑर्डिनेटेड जवाब उनको जरूर मिलेगा। और वही होगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, वो दिया जाएगा। ठीक सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से पवन जी आपके पास। मेरा महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, या अब हम समझें कि हो गया जो होना था, या अभी इंतजार करें हम? बिल्कुल इंतजार करें सर। आपने इस पूरी डिबेट के अंदर दो क्वेश्चन कहे हैं जी। एक आपने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात को अटैक किया बहुत भारी था। दूसरा आपने एक ये सवाल खड़ा किया इस डिबेट के अंदर कि भारत की तैयारी क्या है और कैसी है। मैं इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको इसलिए देना चाहता हूं कि भारत ने इस हमले के लिए रिप्लाई देने के लिए 15 दिन का टाइम लिया। उस 15 दिन के समय के अंदर आज तक भी 2016, 19 और पहलगाम अटैक के बाद का अभी तक की सबसे बड़ी तैयारी है कि आईएनएस विक्रांत अरब सागर से टारगेट को अचीव करते हुए 2 बंदरगाह पाकिस्तान के उड़ा सकता है। पहला सवाल। दूसरे सवाल का उत्तर यह है कि भारत का एक नागरिक, आर्मी मिलिट्री के जवान
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस युद्ध को करने के लिए 15 दिन का समय भारत की सरकार ने, भारत के आर्मी चीफ ने, भारत के नेवी चीफ ने, भारत के मिलिट्री चीफ ने लिया। और आप ये देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये वार के नजरिए से चल रहा है। पहले के जो ऑपरेशन थे, उरी के जो ऑपरेशन थे, वो सिर्फ कश्मीर से पाकिस्तान टेररिस्ट इलाके को टारगेट किया गया था, वार के तरीके से नहीं था। आप दूसरे को देख लीजिए, पुलवामा अटैक में भी इसी तरह का रिप्लाई किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पे फायर किए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के कई स्टेट, रावलपिंडी हो चाहे लाहौर हो चाहे कितने ही हो, ऐसे ऐसे 15 स्टेट है जिनके ऊपर भारत की सेना ने कड़ा प्रहार किया है, जो अभी तक के वार को दर्शाता है। तो आपके इस सवाल का भी उत्तर आ जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा नहीं है, इसको वार के नजरिए से लीजिए। और अभी आपने एक सवाल और खड़ा किया, आपने जल्दबाजी कर दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं मिश्रा जी, अभिलाष मिश्रा जी, मैं आपके सवाल से सहमत हूं। थोड़ा सा आप सब्र रखिए। ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सेंटर में, पाकिस्तान के सीने में तिरंगा गाड़ के आएगा और हम सब आने वाले समय के बाद इस बात पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, हमारी आर्मी की तारीफ कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन इनको संसद में एक सवाल ये भी उठाना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार, एक सेंसिटिव स्टेट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार कर रहा है, तो अपनी इंटेलिजेंसी को भी हमें अलर्ट रखना चाहिए। हम रिप्लाई देने में तो 100 गुना ऊपर हैं, लेकिन हम इंटेलिजेंसी में कमजोर पड़ जाते हैं, जिसमें हमारे जवान शहीद होते हैं या हमारे आम नागरिक शहीद होते हैं। अगर हम पीठ थपथपा रहे हैं तो हमें इस साथ के साथ इस बात को भी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। जी अभिलाष। ठीक है, शंकर लालवानी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है पवन जी ने, उनका मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं इजराइल है वो अपनी बॉर्डर्स को कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव रखता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या दूसरे तरीके। हमने देखा है चीन है, वो पूरा का पूरा एक प्रांत है जो उइगर मुसलमानों का था, वहां पर उसने किस तरह से, चाहे आप जनसंहार कह लीजिए या उसको कुछ भी कह लीजिए, और उस पूरी चीज को काबू में करके रखा है, बॉर्डर्स को उसने अपनी शील्ड करके रखा है। तो ऐसे देशों से अब हम उस लेवल पर हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हम बार बार जो ये हमले होते हैं वो नहीं देखेंगे? उरी, बालाकोट, ये तमाम चीजें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी दुश्मन मुल्क के लोग भारत में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। देखिए, पिछले समय के देखें तो उसके बाद बहुत कम हुआ है, लेकिन ये समय इसका नहीं है। मुझे लगता है ये समय ये है कि जो अभी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें पूरा देश एक साथ खड़े होकर सेना के साथ दे, सरकार के साथ दे। और मुझे इस बात की खुशी है कि कल सभी, और ये हम देखते हैं कि सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उनकी क्या राय है, जरा ये भी सुनिए। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, और इसीलिए हमने अपने प्रदेश के स्तर पर भी इस वर्तमान हालात में भारत सरकार के निर्देश के आधार पर आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है, और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को ये आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों, और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे, इसके सारे प्रबंध हमने किए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। उधर से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, क्योंकि वहां से लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए, उनके साथ एक पूरा दिन जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन होती रही। इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर रब्ता है। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और आज संसद के अंदर एक सांसद ने पाकिस्तानी संसद के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। वो इतने आक्रोश में थे कि वो बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले एक सांसद रो रहा था और भारत के हमलों को देख करके अपने लिए पनाह मांग रहा था। आज एक सांसद अपने ही प्रधानमंत्री को कोस रहा है, मतलब पाकिस्तान हिल गया है। भारतीय कार्रवाई जो है वो देख करके क्या कहा है पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए।
इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? और आइए सीधे देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। पाकिस्तान के सारे 36 हमले हुए नाकाम, भारतीय प्रतिशोध से दहला पाकिस्तान। आज रात राजस्थान, पंजाब, जम्मू में फिर ब्लैकआउट होगा, हिंदुस्तानी बमों से पूरा पाकिस्तान गूंजेगा। हिंदुस्तानी हमले से आतंकियों का भरोसा हिला, पाकिस्तानी सांसद ने अपने पीएम को ही बुज़दिल कहा। कल पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को बनाया निशाना, आज रात भर भारत लेगा बदला और देखेगा जमाना। जी हां, आज भारत क्या अगर एक भी हिमाकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि आज मैं बता दूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई हैं आज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ये सीधे रुक कर लेता हूं। इंदौर से मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद शंकर लालवानी साहब जुड़ रहे हैं। शंकर लालवानी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक पवन गोयल जी जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज शंकर लालवानी जी आपके पास आता हूं। शंकर लालवानी जी, देखिए पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है पहलगाम के बाद से ही, और हम देख रहे हैं कि हमारी फौज कितने प्रोफेशनल तरीके से केवल और केवल आतंकी ठिकाने या बहुत है तो वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे उनके एयर डिफेंस सिस्टम हुए या बाकी चीजें, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे में हमें लग रहा है कि हल्के में ले रहा है। अभी शाम को कुछ खबरें आ रही हैं अपुष्ट सूत्रों से कि फिर से उसने हैवी शेलिंग की है बॉर्डर पर, खासतौर से पुंछ और अखनूर के एरिया में। ऐसे में भारत क्या, किस तरह का रुख भारत को रखना चाहिए और अभी तक जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जिस प्रकार पिछले दिनों भारत की सेना ने जो जवाबी हमला किया है और वो भी उनको टारगेट किया था जो कि आतंकवादी ठिकाने, हमने कभी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जी। पर जिस प्रकार पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है हमारी सेना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा शंकर लालवानी जी कि देखिए, एक चीज अच्छी हो रही है कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है, एक साथ खड़ा हुआ है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी दुनिया को अपने साथ लाने में सफल रहा है। मतलब अंदर से लेकर बाहर तक भारत के पास समर्थन की कोई कमी नहीं है। और उधर पाकिस्तान में मैंने बयान सुनाया कि पहले एक सांसद रो रहे थे, आज एक सांसद अपने ही पीएम को बुज़दिल कहते हुए नजर आए हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो भारत जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत बढ़त बना चुका है इस जंग में। बिल्कुल, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के नेताओं से चर्चा की, हमारे विदेश मंत्री जी ने की, हमारी कूटनीति के माध्यम से हमने सभी राष्ट्रों को जिस प्रकार का उन्होंने कृत्य पुलवामा में किया था उसको रखा। और उसके बाद हम देख रहे पूरी दुनिया भारत के साथ है। पाकिस्तान के साथ हो सकता है एक आध देश हो, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ है। और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है और हम जवाबी हमला कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो भी कार्रवाई होगी पूरी दुनिया माननीय मोदी जी के साथ, भारत के साथ। और मैंने कल देखा जब सर्वदलीय बैठक थी, सभी दलों के नेताओं ने मोदी जी सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हैं और उन्होंने सेना की कार्रवाई को एक सराहना की कि ये सेना ने जो कार्रवाई की, अच्छी कार्रवाई की, हम सब साथ में। तो पूरा देश आज सरकार और सेना के साथ में, ये दिखाता है हमारी देश की एकजुटता जब ऐसे समय में। और मुझे पूरा विश्वास है कि एकजुटता आगे भी रहेगी। ठीक है,
ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए कल एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को आगे बढ़ाया और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छे थे, इसलिए हमने उन्हें नाकाम कर दिया। पर लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब जो जवाब हम देने जा रहे हैं वो इतना भयानक होगा कि रिटेलिएशन की अब बात ही नहीं उठेगी। लेकिन सुबह हमने देखा है कि चीजें बहुत तेजी से स्लो डाउन हुई। क्या इसके पीछे की वजह आपको लगती है? और रात को जो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास कि एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता था, वहां पर अगर भारत खामोश रह गया या भारत ने हैवी बॉम्बिंग तो की है पर उसके आगे भारत नहीं बढ़ा, तो उसकी वजह क्या? वो हमारा संयम है या कोई स्ट्रेटेजी है सर? देखिए, पहली चीज तो जो पाकिस्तान ने किया उसका अंदेशा भारत को था और भारत इसके लिए तैयार था। हमारी सेनाएं तैयार थी, हमारे लोग जो हैं हर जगह उनको भी तैयार किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। और खास करके जो उसने जिस हिसाब से ड्रोन्स भेजे कई लोकेशंस में, कुछ जगह मिसाइल्स जो कि सारी इंटरसेप्ट कर ली गई, कहीं नुकसान नहीं हुआ। आप चाहे किसी भी जगह देख लीजिए। और हास्यास्पद तो ये है कि पाकिस्तान के जो उनके नेता हैं, उन्होंने यहां तक बोला, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भारत खुद जो है अपने अंदर, खासकर अमृतसर में, वहां पर खुद जो है निशाना लगा रहा है, खुद ड्रोन्स भेज रहा है। मतलब कितनी हास्यास्पद है। तो ये एक्सपेक्टेड था। अब दूसरी जो चीज है, उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग भी की, जिसका इफेक्ट जरूर हुआ है। जो हमारे एलसी के इलाके हैं, सीमावर्ती, खासकर रजौरी, पुंछ, किरण सेक्टर में, वहां पर किया है। और वहां पर उनको सिविलियन टारगेट्स नहीं करने चाहिए थे, पहले से था। जो भारतीय सेना ने नहीं किया था, उन्होंने किया और उसका पूरा जवाब उनको दिया गया। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि उतना जवाब क्यों नहीं हुआ, देखिए भारत कैलकुलेटेड एक्शन करता है। जो एक्शन पहले भी आपने देखा जो किया था, पिन पॉइंट एक्शन था और वो डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर था। सिविलियन कोई नहीं था, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं था और ये टोटली टेररिस्ट पर था। और आपने देखा क्या इफेक्ट हुआ। तो भारत जो है, यही अभी इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है। मिलिट्री टारगेट्स पर भी इन्होंने मिलिट्री जो हमारे जो कैंट्स हैं या बाकी एरियाज हैं, अम्यूनिशन डिपोज हैं, वहां पर भी इन्होंने टारगेट किया है, जहां पर हुआ कुछ नहीं है। लेकिन अगर किया है तो इसका जवाब उनको माकूल दिया जाएगा। और जो आप कह रहे थे दिन में कि रात में क्यों नहीं हुआ, देखिए हमने पूरा पहले संयम बरता, जो हमें बरतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने करते हुए सिविल फ्लाइट्स अपनी जारी रखी। वो एक शील्ड बना रहा है अपने सिविलियंस को इसमें, कि उनके पीछे वो ड्रोन्स भेजे और जिससे कि वो डैमेज हो, अगर कुछ हो किसी वजह से सिविलियन टारगेट्स को, तो ब्लेम करे भारत को। भारत ने इसीलिए कैलकुलेटेड रिस्क ली और इन सबको जो है उसके नापाक इरादों को बिल्कुल जो है नस्तनाबूद कर दिया। पहली चीज जी। दूसरी जो आप कह रहे हैं भारत ने अपने जो है टारगेट्स चुने हुए हैं और जो हमारे लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको पूरी छूट हमारे प्रधानमंत्री ने दी है और उनके साथ रोज बातचीत हो रही है। अभी देखिए बीएसएफ, सीआरपीएफ भी वहां पहुंच गई हैं, आर्मी के अंडर कमांड में भी दे दी गई हैं, जहां जहां वो डिप्लॉयड हैं। और पूरा एक्शन आर्मी कोऑर्डिनेट कर रही है। आर्मी मींस मैं कहूंगा आर्मी हेडक्वार्टर्स, डिफेंस फोर्सेज, वहां के जो कमांडर हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक कोऑर्डिनेटेड जवाब उनको जरूर मिलेगा। और वही होगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, जो उन्होंने सोचा नहीं होगा वो दिया जाएगा। ठीक सर, मैं आ जाता हूं जल्दी से पवन जी आपके पास। मेरा महत्वपूर्ण और बहुत बेसिक सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है या अब हम समझें कि हो गया जो होना था, या अभी इंतजार करें हम? बिल्कुल इंतजार करें सर। आपने इस पूरी डिबेट के अंदर दो क्वेश्चन कहे हैं जी। एक आपने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल रात को अटैक किया बहुत भारी था। दूसरा आपने एक ये सवाल खड़ा किया इस डिबेट के अंदर कि भारत की तैयारी क्या है और कैसी है। मैं इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको इसलिए देना चाहता हूं कि भारत ने इस हमले के लिए रिप्लाई देने के लिए 15 दिन का टाइम लिया। उस 15 दिन के समय के अंदर आज तक भी 2016, 19 और पहलगाम अटैक के बाद का अभी तक की सबसे बड़ी तैयारी है कि आईएनएस विक्रांत अरब सागर से टारगेट को अचीव करते हुए 2 बंदरगाह पाकिस्तान के उड़ा सकता है। पहला सवाल। दूसरे सवाल का उत्तर यह है
कि भारत का एक एक नागरिक, आर्मी मिलिट्री के जवान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस युद्ध को करने के लिए 15 दिन का समय भारत की सरकार ने, भारत के आर्मी चीफ ने, भारत के नेवी चीफ ने, भारत के मिलिट्री चीफ ने लिया। और आप ये देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये वार के नजरिए से चल रहा है। पहले के जो ऑपरेशन थे, उरी के जो ऑपरेशन थे, वो सिर्फ कश्मीर से पाकिस्तान टेररिस्ट इलाके को टारगेट किया गया था, वार के तरीके से नहीं था। आप दूसरे को देख लीजिए, पुलवामा अटैक में भी इसी तरह का रिप्लाई किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पे फायर किए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के कई स्टेट, रावलपिंडी हो चाहे लाहौर हो चाहे कितने ही हो, ऐसे ऐसे 15 स्टेट है जिनके ऊपर भारत की सेना ने कड़ा प्रहार किया है, जो अभी तक के वार को दर्शाता है। तो आपके इस सवाल का भी उत्तर आ जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा नहीं है, इसको वार के नजरिए से लीजिए। और अभी आपने एक सवाल और खड़ा किया, आपने जल्दबाजी कर दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं मिश्रा जी, अभिलाष मिश्रा जी, मैं आपके सवाल से सहमत हूं। थोड़ा सा आप सब्र रखिए। ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सेंटर में, पाकिस्तान के सीने में तिरंगा गाड़ के आएगा और हम सब आने वाले समय के बाद इस बात पे चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, हमारी आर्मी की तारीफ कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन इनको संसद में एक सवाल ये भी उठाना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार, एक सेंसिटिव स्टेट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार कर रहा है, तो अपनी इंटेलिजेंसी को भी हमें अलर्ट रखना चाहिए। हम रिप्लाई देने में तो 100 गुना ऊपर हैं, लेकिन हम इंटेलिजेंसी में कमजोर पड़ जाते हैं, जिसमें हमारे जवान शहीद होते हैं या हमारे आम नागरिक शहीद होते हैं। अगर हम पीठ थपथपा रहे हैं तो हमें इस साथ के साथ इस बात को भी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। जी अभिलाष। ठीक है, शंकर लालवानी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है पवन जी ने, उनका मैं जवाब चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं इजराइल है वो अपनी बॉर्डर्स को कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव रखता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या दूसरे तरीके। हमने देखा है चीन है, वो पूरा का पूरा एक प्रांत है जो उइगर मुसलमानों का था, वहां पर उसने किस तरह से, चाहे आप जनसंहार कह लीजिए या उसको कुछ भी कह लीजिए, और उस पूरी चीज को काबू में करके रखा है, बॉर्डर्स को उसने अपनी शील्ड करके रखा है। तो ऐसे देशों से अब हम उस लेवल पर हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हम बार बार जो ये हमले होते हैं वो नहीं देखेंगे? उरी, बालाकोट, ये तमाम चीजें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी दुश्मन मुल्क के लोग भारत में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। देखिए, पिछले समय के देखें तो उसके बाद बहुत कम हुआ है, लेकिन ये समय इसका नहीं है। मुझे लगता है ये समय ये है कि जो अभी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें पूरा देश एक साथ खड़े होकर सेना के साथ दे, सरकार के साथ दे। और मुझे इस बात की खुशी है कि कल सभी जितने भी पार्लियामेंट के ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें सबने मिलकर एक साथ सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है आज का जो समय है वो हमें जो सामने दिख रहा है, उस समय को साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। ये बातें हम बाद में कर सकते हैं और उसके लिए समय भी है, पर जो आज समय है उसमें हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ठीक है शंकर जी, एक चीज और है कि अभी हम देख रहे हैं कि एहतियातन हमने जो, हालांकि कल हमारी जो स्ट्रेटेजी रही थी उसका हमें बहुत फायदा हुआ था कि जैसे ही शुरुआती हमलों की जानकारी मिली, हमने एहतियातन कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया था। और आज शाम को भी जो तमाम, चाहे वो पुंछ हो, जम्मू हो, अमृतसर हो, चंडीगढ़ हो, यहाँ पर हमने कई इलाकों में, उसके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हमने ब्लैकआउट किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि स्थिति को देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे, या तो हो सकता है सुबह ही लाइट्स जो हैं उनको हम वापस लाएं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि ये स्थिति कब तक रह सकती है, और क्या अगर पाकिस्तान आज फिर से कोई हिमाकत करता है तो अभी सरकार की जो रणनीति है उसके हिसाब से चला जाना चाहिए, या लोगों की जो भावनाएं हैं अब उसको पूरा कर देने का वक्त आ गया है? लेकिन सरकार लोगों की भावना जानती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही भी है। तो जैसे कि हमारे अभी सेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि समय आएगा, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने आज देखी कि आज जिस तरह से बैठकें हुई हैं, BSF के DG, CRPF के DG, टेरिटोरियल आर्मी को भी मोबिलाइज करने को गुजरात के CM से वहां पर बात किया गया है। एक्स आर्मी पर्सन से PM मोदी की एक मुलाकात हुई है जिसमें हमारे डिफेंस के तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो ये जो तैयारी चल रही है सर, चूंकि आप युद्ध को बहुत बारीकी से समझते हैं, टेरिटोरियल आर्मी को, एक्स आर्मी पर्सन तक को अगर इन्वॉल्व कर रही है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनसे बातचीत की जा रही है, तो एक ये, क्या हम बड़े युद्ध की तैयारी माने, या हम बिल्कुल मान करके बैठे हैं कि अगर कुछ भी स्थिति बनती है तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है? जनता को पहले ही हमने मॉक ड्रिल करके तैयार कर दिया है, हम अपने हर रिसोर्स को मोबिलाइज करने की स्थिति में हैं। तो क्या ये एक संकेत माने हमें से?
बिल्कुल ये संकेत है, जैसे कह रहे हैं अभिलाष आप, ये बिल्कुल संकेत है, क्योंकि हमारा पूरा देश, पूरी सेना, सब मोबिलाइज होना जरूरी है। हमारे जो आर्मी है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो टीए हमारे रिजर्व हैं, सारे मोबिलाइज होना बहुत जरूरी है इस समय जब देश को हम उनकी जरूरत है। लेकिन इससे पहले जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो हमने रिटेलिएशन किया उसका इफेक्ट के बारे में, तो मैं बता दूं कि देखिए अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का एक F-16 भी डाउन कर दिया गया है और पाकिस्तान की एक जो JF-17 जो इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट चीन से लेकर के ऑपरेट करते हैं, कहा तो जा रहा है 2 वो डाउन किए गए हैं, जो मार गिराया है हमने। और जो अनकंफर्म्ड न्यूज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी है कि एक अवाक इनका जो विमान था, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो एयरक्राफ्ट है, वो भी जो है मार गिराया गया है, जो साफ सिस्टम्स इनके पास थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी चीजें हैं जो हुई हैं, जो कि अभी कंफर्मेशन मिल रही है। जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि जो इन्होंने यूज किया है, इस्तेमाल किया है ड्रोन्स, मैक्सिमम तो चीन वाले थे जो कि इतने कामयाब नहीं हुए। कुछ इन्होंने बैलिस्टिक ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए तुर्की के। और दूसरी चीज, पूरी दुनिया में तुर्की ही है एक देश जो इनके साथ है, बाकी सब इनसे किनारा काट चुके हैं और पाकिस्तान का टेरर का फेस जो है एक्सपोज हो गया है। और उससे बड़ी बात है कि देखिए आज ही तुर्की का एक प्लेन, कार्गो जो प्लेन है, वो आकर के कराची में लैंड किया है, जो और कहा जा रहा है उसमें साजो सामान कुछ जरूर आया है इनके फौज के लिए, लेकिन भारत को कुछ से फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हर एक काट जो है सिस्टम हमारे पास है। और यही जरूरत है हमें कि हम देश के जो लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, वो जो टेरिटोरियल आर्मी के हैं या बाकी भी जो लोग हैं, उनको मोबिलाइज किया जाए हर एक जगह के लिए, चाहे वो सिविल डिफेंस के लिए है, चाहे जो हमारे लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं या ऐसी जगहों पर जहां सेना सुरक्षा में लगी है, उनको रिलीव किया जाए और आगे फ्रंट पर जा करके, एलसी पर जा करके और जो अपनी जिम्मेदारी उनकी वो निभा सकें। तो इसके लिए जरूरी है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने किया, लगातार मीटिंग्स वो कर रहे हैं, सर्विस चीफ से कर रहे हैं और लगातार वो रिपोर्ट्स ले रहे हैं क्या हो रहा है। और साथ में एक्स जो चीफ्स थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के और जो वेटरन्स थे, उनसे उन्हें मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की, जिससे उनसे आइडिया ले सकें और क्या और कैसे किया जा सकता है इन लोगों से जिन्होंने पहले वहां रह चुके हैं और पहले देख चुके हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगेन कि हमारे जो अभी कमांडर्स हैं वहां पर वो बिल्कुल काबिल हैं इस हालात के लिए और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और आगे चल के हमें नजर आएगा, दुनिया को नजर आएगा कि भारत क्या कर सकता है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बोला है भारत को कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं इसमें। क्यों? कि वो जानता है कि अभी हमें भारत ने को और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, दिखा दिया है पूरा फेस किए पाकिस्तान क्या है, कैसे टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता रहा है। और दूसरा, अमेरिका जानता है भारत वही करेगा जो भारत निश्चय कर चुका है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि जवाब देंगे तो देंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो उनको पता है कि हम जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, हम उतना ही करेंगे जितना जरूरत है। ठीक सर, ठीक है। इस वक्त हम एक थोड़ी सी देर के लिए रुक कर रहे हैं ग्वालियर का। यहाँ पर हमारे संवाददाता कर्ण मिश्र जो हैं वो लोगों के साथ मौजूद हैं ग्वालियर में, क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण एयरबेस भी है और हम देखते हैं कि वहां पर पूरे देश से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है। कर्ण, क्या लोगों का कहना है, लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान लगातार जो हिमाकत कर रहा है उसको लेकर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ कोई सामान्य लोग नहीं, हर धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और हर कोई जो है, जिस तरह से जब से भारत ने करारा जवाब दिया है उसके बाद भारत माता के जयकारे जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही हर कोई शख्स इस बात की मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को जो कड़ा सबक भारत की सूरवीर सिखा रहे हैं, सेना अपना जज्बा दिखा रही है, उसके बाद भी अभी भी कहा जाए तो कार्रवाई और बड़ी होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? जी बिल्कुल, कार्रवाई बड़ी होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है। हमारी मासूम बहनों के, निर्दोष बहनों का ये सिंदूर जोड़ा था। मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, सिंदूर की ताकत आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ध्वस्त कर दिया गया। 36 जगह पाकिस्तान ने अटैक किया, उन सभी अटैकों को नाकाम कर दिया गया।
वो पाकिस्तान कर्ज में डूबा पड़ा है, वो भीख मांगता पड़ रहा है हथियारों की चाइना से और तुर्की से। वो सड़े हथियार चाइना तुर्की दे रहा है, वो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हमारे वैज्ञानिकों ने जो बनाए वो सत्यानाश कर दिया, उनको कबाड़े में डाल के फेंक दिया। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के साथ कोई भी देश जो है वो खड़ा नहीं है। पाकिस्तान का आप पूरा पुराना इतिहास देखें, वो एक झूठ का पुलंदा है। उसने जो दावे किए हैं, जब दावे किए हैं, ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता है। तौर पे जो इसने इस बार हरकत करी है, नापाक हरकत करी है, इसका जवाब आतंकवाद के अंत से ही समाप्त होगा। और जब तक आतंकवाद, मोदी जी ने कह दिया है कि इस और लगता है तकनीकी दिक्कत हमारे साथ इस वक्त आ गई है। एक बार फिर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे इस बीच में। उन्होंने हमको कहा था कि मोदी जी को बता देना हमारे हिंदुस्तान की 2 सैन्य जाके। लगता है तकनीकी दिक्कत है। चलिए मैं जल्दी से, हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूं। विकास जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इस वक्त देश जो है पूरा एकजुट है और अब जो जन भावना है वो तो ये है कि इस बार हम ये बार बार के छोटी छोटी सर्जरी ना करके एक बार में अब इस पूरे मामले का हिसाब किताब कर डालें। पर एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, एक बड़ी सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते और भारत की अब तक जो छवि रही है उसके हिसाब से अभी सरकार बहुत सोच समझकर चल रही है। अब तक सरकार के उठाए गए कदमों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश युद्ध लड़ रहा है और हम देश इन परिस्थितियों में देश के साथ खड़े हैं। आतंकवाद को करारा जवाब मिलना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर मैं समझता हूं आज जिस प्रकार से 140 करोड़ की जनसंख्या का ये देश जो विश्व में सबसे ताकतवर है, आज इसको जरूर हमारी सेना को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी सेना को, जिन्होंने लगातार इस मुहिम में कदम आगे बढ़ाया हुआ है और एक साहसी कदम है। और जब जब भारत पर ऐसी स्थिति भारत के लिए निर्मित हुई है, सेना ने उसका डट के मुकाबला किया है और जो उनकी आवश्यकता है और जो तमाम चीजें हैं, जैसे आज कहा जाता है कि जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, इस बात को सत्यार्थ हमारे सैनिकों ने किया है। और लड़ाई तो आर पार की होनी चाहिए, एक बार तो सबक सिखाना होगा। जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो पीओके और लगातार उससे पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ, जरूर वहां तो मजा चखाकर उनके जितने ऐसे षड्यंत्रकारी जो चीजें हैं उनको जरूर ध्वस्त करना चाहिए और मैं समझता हूं उसमें कामयाबी हमको हासिल होगी। ठीक है पवन गोयल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोग जो पूछना चाहते हैं वो मैं पूछता हूं कि क्या पीओके को लेने का वक्त है ये, या फिर जो अजीत डोभाल जी ने कहा था आज से कई साल पहले कि अब एक भी हिमाकत और पाकिस्तान विल लूज बलूचिस्तान, तो क्या जख्म ऐसा दिया जाए कि फिर उसके बाद दोबारा कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले आह उठे उसके मन से, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जी, हमें सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बेटर है हम पाकिस्तान को जड़ को पहले कैच करें। जड़ को कैच करने के लिए आज पाकिस्तान की सपोर्ट में तुर्की और मेजबान कंट्रीज दो साथ में खड़ी हो गई हैं, जबकि भारत का साथ दे रहा है अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और रूस अभी न्यूट्रल है। लेकिन इजराइल ने खुला समर्थन दे दिया, कई कंट्रीज ने हमें खुला समर्थन दे दिया, जापान ने हमें समर्थन दे दिया। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि किसी भी वार को करने से पहले उसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। इसी वजह से मोदी जी ने 15 दिन का समय लिया, बिकॉज अगर हम किसी भी वार के अंदर जाते हैं तो जब हम किसी कंट्री के साथ एमओयू साइन करते हैं तो वो यहाँ पर उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध को देखें तो 2.5 साल से अभी युद्ध वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके से भारत इस नीति पे चलेगा कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट भी ना करे और भारत के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज कर रही हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो रहा है, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कोई इफेक्टिव ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम पीओके की बात कर रहे हैं तो हमारे को पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये दिखाना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये प्रूफ हो जाता है इस वार से कि वो टेररिस्ट कंट्री है तो जो कंट्रीज उसको सपोर्ट करती हैं तो वो भी टेररिस्ट में काउंट हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भारत को, पाकिस्तान को
हराने में प्लस उस कंट्री के सपोर्ट करने में उनके ऊपर भी एक चोट होगी बहुत गहरी। जी अमिताभ मिश्रा। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार आ जाता हूं। शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर लालवानी जी, देखिए एक अच्छी बात हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है सपोर्ट में है पूरी तरह से सेना के और देश के की सरकार के भी, और ये लड़ाई जिस तरह से तैयारी चल रही है वो लंबी हो सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम देख रहे हैं कि इंदौर ने एक बार फिर मिसाल पेश की। हमने कल देखा कि हमारे जो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम ड्राइवर्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हम देख रहे हैं स्वस्फूर्त देश जो है वो इस युद्ध के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी जंग में या ऐसे वक्त में कि पूरा देश एक साथ आपके साथ खड़ा है, विपक्ष आपके साथ है, जनता आपके साथ है, मजदूर से लेकर के जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि हम हर तरह की मदद को तैयार हैं अगर देश को जरा भी कोई जरूरत है तो। बिल्कुल सही है, इस समय देश पूरा साथ में है, हर वर्ग, हर समाज, हर राजनीतिक दल। और आज ही इंदौर में जो एक्स आर्मी के लोग हैं, चाहे बीएसएफ के हों या आर्मी के हों, अधिकारी हों, जवान हों, लगभग 450 जवान हैं। उन्होंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम तैयार है, चाहे आप मोर्चे पे लगाएं या इंटरनल कई व्यवस्थाओं में हमको लगाना हो तो लगाएं। तो इस प्रकार स्वस्फूर्त होकर लोग आगे आ रहे हैं देश के लिए। तो ये एक अच्छा संदेश है कि देश इस समय सब मिलकर इस परिस्थितियों में साथ में है। ठीक है, इस वक्त करण मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े थे, उनको मैं शुक्रिया कहूंगा। और शिवम मिश्रा मेरे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। तो करण को मैं धन्यवाद देता हूं और एक बार पहले जल्दी से मैं आता हूं विकास उपाध्याय जी आपके पास, उसके बाद मैं शिवम का रुख कर लूंगा। विकास जी, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो यह कि हम दुनिया के सामने एक संयमित देश की छवि को बनाए रखें जो भारत ने अब तक बनाया है, और दूसरा यह है कि भारत की जनता चाहती है कि भाई इस बार हमें आक्रामक रुख अपनाना होगा, हम डिफेंसिव रह करके नहीं रह सकते। हम इंतजार नहीं कर सकते कि आप पहले कुछ कीजिए फिर हम बालाकोट करें, आप कुछ कीजिए फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, आप पहलगांव कीजिए तब जाकर के। हर बार यही होता है कि पहला फर्स्ट हिट जो है वो हमें देते हैं और हम सिर्फ रिटेलिएट करते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि दुनिया क्या बोलेगी, हम रुक जाते हैं। तो क्या इस बार हमें एक गुड बॉय इमेज की छवि में ही रहना चाहिए? आपको लगता है कि हमें दिखा देना चाहिए कि भारत अब बदल गया है? देखिए, बिल्कुल 22 तारीख की घटना इस देश की 140 करोड़ जनता के दिलों को झंझोड़ कर रख दिए, सहमा दिया है इस पूरे देश की जनता को। जिस प्रकार से पत्नी अर्धांगिनियों के सामने उनके हस्बैंड को, उनके पतियों को पूछ कर गोली मारी गई, ये अपने आप में बहुत भयावह और भयंकर है। अगर अभी हम जवाब नहीं देंगे तो हम जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। अभी तो मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसीलिए आज पूरा देश जिस प्रकार से हमारे सरहद के जो सैनिक हैं, जो हमारे वायुसेना के हमारे साथी हैं, जो उनकी तारीफ, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम लगातार पूरा देश कर रहा है। कोई आरती कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद इस भारत देश को घेरने का प्रयास कर रहा था और उसको कैसे रोकना है, उसको जवाब कैसे देना है कि कभी कोई देश वापिस इस भारत की तरफ उंगली मत उठा सके, कोई ऐसी कायराना हरकत दोबारा करने की कोशिश मत कर सके। तो इसके लिए तो जवाब तो करारा देना होगा। अब आपको सॉफ्ट रहने की आवश्यकता नहीं, अब आपको तो एक बड़ा स्टैंड लेना होगा और एक बड़ा फैसला लेकर इन चीजों को करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि भारत की सेना इसको कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 22 तारीख से इस बात का ऐलान कर दिया कि हम सरकार के साथ हर परिस्थितियों में खड़े हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग हो सकती है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारत की एकता को बना के रखने के लिए, भारत की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है जम्मू और पठानकोट और दूसरी जगह से जो संवाददाता दे रहे हैं वो अपने दर्शकों को दे दें कि पठानकोट में एक बार फिर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात 8 बजे के करीब से ही सायरन बजने के बाद खतरे को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया है। स्ट्रीट लाइट से लेकर ट्रैफिक लाइट सभी को बंद कर दिया और लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी। और इस वक्त प्रधानमंत्री एक खास बैठक कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास में चल रही है। बहुत हाई लेवल मीटिंग यहां पर चल रही है। उधर जम्मू से अपडेट है कि आर्टिलरी शेलिंग जो है वो आरएसपुरा, अरनिया और अदर एरियाज
में शुरू हो चुकी है, वहां पर वॉर सायरन जो है वो बजे हैं और कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है। मैं जल्दी से आ जाता हूं ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, जरा मुझे ये बताइए, ये बार बार इतना सब होने के बाद पाकिस्तान का ये जो मैसेज है ये किस तरह की इमेज पोस्ट कर रहा है वो हमारे सामने, और क्या चाह क्या रहा है आखिर वो, जब उसे पता है कि हम वो 4 बम गिराता है, हम 40 गिरा देते हैं, फिर उसके बाद भी उसकी ये कोशिश, ये क्या उसका फ्रस्ट्रेशन है या उसकी कोई और रणनीति है कि ध्यान हटाना है? क्योंकि उधर हमने देखा था कि कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी हैवी शेलिंग के बीच, जिसमें कल 7 आतंकवादियों को हमने जन्नत में पहुंचा दिया था जहां वो जाना चाह रहे थे। बिल्कुल अभिलाष, आपने जो बात बताई है कि पाकिस्तान एक वैसे ही रोग नेशन है, उसको खुद नहीं पता लग रहा, कोई स्ट्रेटजी उनकी है नहीं, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या जवाब दें, कैसे दें, क्योंकि उनको पता है कुछ भी वो करेंगे, जैसा अभी आपने कहा कि अगर वो करेंगे तो हम उसके 10 गुना जवाब देंगे, भारी जवाब देंगे, और कोई स्ट्रेटजी उनकी है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट है नहीं, कोई वहां पर स्ट्रेटजिस्ट है नहीं, सेना ही सब कुछ है। और सेना का एक जो जनरल है, खुद एक रोग जनरल वहां कहा जा रहा है, वहां के खुद के जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो आसिफ मनूरी को नहीं चाहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उसको हटाओ, तब जाकर के यहाँ पर कुछ शांति रहेगी। और यही जो है, यही वजह है कि वहां पर कोऑर्डिनेशन है नहीं, और जो ये चाहता है वो खुद कर रहा है, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं कर सकते हम। एक आर्टिलरी जो शेलिंग है ये जो आ रही है इस इलाके में, इसके लिए हम तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, और इसका जवाब दिया जा रहा है। इनके पास वही 155 मिलीमीटर गन है जो चीन से इन्होंने ली है, और हमारे पास भी उन्नत किस्म के गन्स, रॉकेट्स सारे पड़े हुए हैं, जिसका और एमुनिशन उनसे ज्यादा है, जिसका हम इनके ऊपर जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ बोलते हैं फायर इफेक्ट, कि हम ऐसा फायर करें जो ऐसे नहीं कि दाहिने बाएं ऐसे गिरते रहें जो इनके राउंड्स हो रहे हैं, बट इनसे फर्क पड़े, और हम फर्क डाल रहे हैं उनको जहां हम चाह रहे हैं, पिन पॉइंटेड, जैसे मैंने कहा, उस हिसाब से उनके ऊपर काफी डैमेज हम कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चूंकि पाकिस्तान में कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है नहीं, कोई स्ट्रेटजी है नहीं, तो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, और जब जवाब मिलता है तो बाहर दिखाना चाहते हैं कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, जबकि भारत उनको जवाब दे रहा है। ठीक है। दूसरी जो चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने पहले कहा कि हर बार जब कुछ पाकिस्तान करता है तब हम जवाब देते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। अब हम ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, हालांकि मैं कहूंगा चेंज हुई है। मैं आपको बताऊं, अगर आप 30-35 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान के जो एलसी के ऊपर उनके जो सोल्जर्स थे वो ये बोलते थे कि भारत वालों, हम तो तुम्हारे ऊपर सीधा फायर कर सकते हैं, और तुम्हें फायर करने के लिए हुक्म दिल्ली से चाहिए। लेकिन अब वो चीज बदल गई है, अब वो चीज नहीं है, जहां पर वो हिमाकत करते हैं उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन हाँ, प्रीएम्प्टिव मैं भी मानता हूं कि हमें ऐसी सिचुएशन में आना चाहिए कि हम ऐसे कदम उठाएं कि जो है पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करने की सोचे ही नहीं, तो ऐसी चीज करे। तो ये मैं आपके सहमत हूं, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि स्ट्रेटजी पर बातचीत चल रही है, तो आगे चल करके इसका भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पवन गोयल जी आपके पास आता हूं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि वहां से शायद फिर से कुछ नापाक साजिशें हुई हैं, और खास बात यह है कि उसे इंटरसेप्ट किया गया है और आसमान में धमाकों की आवाज जो है लोगों ने सुनी है। अपुष्ट सूत्रों से खबरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ये बार बार अगर ये एडवेंचर कर रहा है तो क्या आज की रात फिर कल से ज्यादा भयानक होगी, या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के उकसावे में कुछ नहीं करेगा? होगा क्या सर? मतलब भारत अपने हिसाब से एक्शन लेगा, या इतना ज्यादा किया जा रहा है तो अब मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा? अभिलाष जी, मुझे लगता है कि हमें ना युद्ध को थोड़ा नजदीकी से देखना चाहिए। भारत ने जो इस बार तैयारी करी है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि भारत ने इस बार तैयारी वार से एक युद्ध की तरह करी है, एक बिग वार की तरह करी है। आप थल सेना को देख लीजिए, आप वायु सेना को देख लीजिए, आप मतलब आर्मी, मिलिट्री, नेवी, तीनों सेनाओं के चीफ को देख लीजिए। इस बार तीनों सेना के चीफ तीनों तरफ से एंगल से उन पे अटैक कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके से आप अभी बात कह रहे थे उसमें इन बातों को जोड़ देना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ डिफेंस के बैठे हुए हैं, ये बता देंगे जिस तरीके से हमने तैयारी की है, इस तैयारी को आप इस लेवल की तैयारी देख लीजिए कि अगर हमारा चाइना से भी युद्ध हो जाता है, ये हमारा, मैं पहले भी मैं डिबेटों में कह चुका हूं कि इस बार का जो वार है, ये एक वर्ल्ड में एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये
अगर अब हम रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई नॉर्मल नहीं होगा, वो युद्ध के परिणाम तक जाएगा, और वो परिणाम पाकिस्तान के अंदर तिरंगा फहराने से बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये हम पिछले कई दशकों से कहते आ रहे हैं। और 2014 के बाद से जिस तरीके से मोदी सरकार ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की जो विजन को दिखाया है विद प्रूफ के साथ, वही एक कारण है कि आज अमेरिका ने इस पोजीशन पर आने के बाद इस हेल्प को बिल्कुल नकार दिया है। और आज अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, इसलिए टर्की और दूसरी कंट्रीज, केवल 2 ही कंट्री आज पाकिस्तान के साथ हैं। जबकि हमारे एस जयशंकर की कल ही रात को 10 देशों से बात हुई थी, जिसके अंदर रूस भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है और कई कंट्रीज भी हैं। तो भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि पाकिस्तान जैसे 10 कंट्रीज को आज इजीली उड़ा सकता है। आज हम इस पोजीशन में खड़े हैं, हमारे साथ डिफेंस चीफ हैं जो हम ये बता सकते हैं डेफिनेटली हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम पाकिस्तान के साथ साथ उन कंट्रियों को भी मैसेज दे रहे हैं जो कि ये गलतफहमी ना रहे कि भारत एक कमजोर है। भारत 10 गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है और भारत किसी भी ऐसी कई जंगों से अकेला लड़ सकता है। जी ठीक है विकास जी, देखिए भारत ने इंदिरा गांधी जी के वक्त भी पाकिस्तान को वो जख्म दिया है जो आज भी उनको टीसता है और आज भी कराहते हैं वो बांग्लादेश का नाम लेकर। पहले वहां पर जाकर के महिलाओं के रेप करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए और अब उन्हीं के जख्मों पर मरहम लगाते बैठते हैं वो लोग। लेकिन क्या अब भारत जो है आपको लगता है कि बहुत मजबूत हो चुका है और अब की बार जो होगा उससे भी बड़ा होगा? बिल्कुल, देखिए साहब, आज जिस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे आर्म्स फोर्स, हमारे आर्म्स और तमाम चीजों में हम सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान को तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भारत है, इसीलिए हम प्रेम भाव से रहते हैं। हमारे संस्कार हैं, हमको परंपराओं में मिले हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी आकर ऐरा गैरा आकर हमको चिढ़ा कर चले जाए। उसका तो करारा जवाब देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी ने भी दिया और आज की सरकार भी, हमने पहले भी आपको इस बात को कहा है, हम सरकार के साथ पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। मानसिकता इस देश से आतंकवाद को खत्म करने की, इस देश पर जो कुछ चुनिंदा लोग मिलकर ये सोचते हैं कि भारत को हम डगमगा देंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देंगे, यहां बम धमाका हो जाएगा, यहां लोगों को मार देंगे, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। भारत भारत है और शेर की तरह भारत आज पूरे दुनिया में सबसे आगे है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से जंगल शेर का राजा होता है, इस दुनिया का राजा अगर कोई है तो भारत है और उसको राजा की तरह रहना है। और तभी मैं समझता हूं तभी हम अपनी असलियत को बता सकेंगे। ठीक है, एक बहुत सेंसिटिव सवाल है और मैं कोशिश करूंगा कि उसे सही तरीके से मैं पहुंचा पाऊं पवन गोयल जी आप तक, और उसका उत्तर भी मैं चाहूंगा कि बहुत संवेदनशीलता से मिले मुझे। पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही है कि वो मुसलमानों के साथ खड़ा दिखे और भारतीय मुसलमानों के दिल में सिंपैथी पैदा कर सके। हालांकि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या मध्य भारत के मुसलमान हो या साउथ में ओवैसी, उनको भी सुना हमने, असदुद्दीन ओवैसी को, तमाम लोग देश के साथ ही खड़े थे और खड़े हैं। लेकिन यहां पर कल चूंकि किसी शख्स ने मुझे कहा और मुझे लगा कि अगर आम लोगों के जहन में यह सवाल है तो मुझे पूछना चाहिए कि इस पूरी शेलिंग के दौरान श्रीनगर और उस एरिया को खासतौर से छोड़ दिया गया है पाकिस्तान ने, ना वहां ड्रोन अटैक किए गए थे, ना वहां पर शेलिंग हो रही है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य जनता रहती है, ताकि एक वो लोगों के बीच में ये मैसेज कर पाए कि देखो हम आपके लिए लड़ते हैं और आपको बचा रहे हैं हम। तो उसकी ये जो स्ट्रेटजी बार बार हो रही है, जब वो पहलगाम में मारता है तो वो ऐसी इमेज बना करके मारता है हिंदुओं को पूछ करके नाम, ताकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के प्रति भी लोगों के मन में नफरत पैदा हो जाए। उसकी साजिश ये होती है, पर होता यह है कि सबसे ज्यादा विरोध मुखर तौर पर मुसलमान आकर कर देते हैं सड़कों पर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो उसकी स्ट्रेटजी है, ये क्या उसको समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी, यहां हिंदू मुसलमान अंदर तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं सियासी तौर पर जब देश पर बात आती है तो फिर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, फिर सिर्फ हिंदुस्तान होता है। जी मिश्रा जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय सवाल है। मैं इसका उत्तर भी इसी भाषा में देना चाहूंगा जी। आज भारत के अंदर अगर 145 करोड़ लोग हैं रजिस्टर्ड, 145 करोड़ लोगों में से आज भारत के अंदर जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर आप मुस्लिमों को देखेंगे भारत के अंदर, आपको याद दिला दूं, या आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं, भारत के अंदर मुस्लिम मुख्यमंत्री भी हैं, भारत के अंदर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, भारत के अंदर मुस्लिम विधायक भी हैं, भारत के अंदर मुस्लिम काउंसलर भी हैं, भारत के अंदर मुस्लिम जज भी हैं, भारत के अंदर मुस्लिम प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लॉयर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं,
अभी हमारी कुरैशी मैडम को आपने देखा ही होगा। तो ये बेबुनियाद बात है जिस तरीके से वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आप न्यूज 24 के माध्यम से रखना चाहूंगा कि भारत के मुस्लिम की पॉपुलेशन के हिसाब उनकी साक्षरता, उनके बिजनेसमैन और उनकी डिग्निटी और उनकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के मुसलमानों से लाख गुना बेटर है। आज भारत का मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा सेफ महसूस करता है। जिस पाकिस्तान ने टेररिस्ट को पनाह दी थी भारत को परेशान करने के लिए, कश्मीर को ऑक्युपाइड करने के लिए, उसका वो खुद ही शिकार हो गया है। कहते हैं ना, कहावत है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान की कंट्री पॉलिटिशियन ना चलाकर आर्मी चीफ चला रहे हैं या आतंकवादी कैंप चला रहे हैं। कभी तो आतंकवादी कैंप आर्मी की पनाह की वजह से इतने सारे कैंप चल रहे हैं, लेकिन भारत को उन ठिकानों का पता था, तभी भारत ने उन पर अटैक किया। जी ठीक है। और मैं आता हूं ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए मुझे, आज या कल या परसों, या हमको लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना होगा भारत के स्टेप को देखने के लिए? कल रात बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे लोग कि कुछ बहुत होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत ने कुछ रणनीति ऐसी बना रखी है कि वो कहते हैं ना कि वक्त भी हमारा होगा, तरीका भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी। पाकिस्तान के उकसावे में आकर के हम अपने पत्ते खोलने वाले तो नहीं है और ना ही खामोश रहेंगे, क्योंकि जब भारत में बेगुनाहों को मारा गया 26 लोगों को, तो हमने इतना बड़ा एक्शन किया, और उसके बाद ये जो बॉर्डर पे लगातार इतनी दुस्साहस कर रहा है दुश्मन, और भारत बहुत शांति से, संयम से काम ले रहा है, तो ये संयम जो है वो हमारी कमजोरी तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हम दिखा चुके हैं कई बार। तो ये संयम क्या आने वाले वक्त में बड़ी तैयारी है? बिल्कुल अभिलाष साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, भारत ने अपनी स्ट्रेटजी पहले बना रखी है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस वो जो उसका आर्मी चीफ कहे या जो चाहे वो हो जाए। भारत ने पूरी स्ट्रेटजी अपनी बना रखी है, क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें दो ही मुख्य टारगेट हैं जी। पहला टेररिस्ट, दूसरा पाकिस्तान की जो ये फौज है जो कि एक तरह टेररिस्ट की तरह ही काम कर रही है, उनके साथ काम करती रही है, उनको उन्होंने पनाह दी है, अब खुद ही जो है वही काम कर रहे हैं। तो इनको पर बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। और इसमें ऐड करना चाहता हूं जो पवन गोयल जी ने पहले कहा, 2 पॉइंट। पहला है कि ये तीनों सेना एक साथ मिल करके काम कर रही है। यही कमी एक थोड़ी थी हमारी। आपने देखा होगा कारगिल वॉर के टाइम 1999 में जो भी कमीशन बने थे, उन्होंने कहा था, उसमें ये बात आई थी कि हमारी एयरफोर्स लेट गई थी, उसको परमिशन नहीं दी गई, और कुछ और 1-2 पॉइंट आए थे जो हम लोग जानते हैं। बट इस बार हर एक चीज बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। नेवी ने अपनी एक्सरसाइज की, एयरफोर्स ने की, आर्मी ने की, सबने अपने टारगेट्स सिलेक्ट किए और उनको कैसे उनके ऊपर अटैक करना है वो भी सिलेक्ट किए। हमारे जो आप देखिए जो हमने इस्तेमाल किए एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने इफेक्टिव रहे। मिसाइल्स S-400 जो 5 बैटरीज हमारे पास इनसे आनी है, रूस से 3 आ गई हैं, उनका हमने इस्तेमाल किया, और कितना बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें हमने इनकी सारे थ्रेट जो है उनको नस्ताबूद कर दिया। और हमने अब देखना है, हम वही जो आप कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से वो टारगेट्स हैं जिनको जो है इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। जैसे पूरे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने पहले दिन ही उनको पूरा नस्ताबूद कर दिया, सारे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस तरह से इफेक्ट होगा, जरूर होगा, लेकिन कैलकुलेटेड होगा, पिन पॉइंट होगा और डिसिसिव होगा। तो ये जो चीज है ये होगी जरूर। हाँ, ये वेट एंड वॉच जो आप कह रहे हैं, उसके लिए इंतजार थोड़ा हमें बिल्कुल करना पड़ेगा, थोड़ा समय होगा और इसका इफेक्ट जरूर दिखाई पड़ेगा। विकास उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। विकास उपाध्याय जी, देखिए, बहुत कम वक्त ऐसे होते हैं जब देश को हमारी ज़रूरत होती है, और जब अब ज़रूरत पड़ी है तो भारतीय लोगों ने हमेशा, हमने कारगिल का, मैंने अपने समय में देखा जो युद्ध, अगर मैं देखूं तो जो कारगिल का युद्ध था, कि वहाँ कैसे लोग किस तरह से जवानों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उन्हें खाने के पैकेट्स, पानी की बॉटल्स, ये तमाम चीज़ें देते नजर आए थे। इस वक्त पूरा देश एकजुट है, और ये बहुत अच्छा जो एक कहते हैं ना पॉलिटिकल सिनारियो भी हमने देखा है कि बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। ये देश में कहते हैं ना कि कई बार जब बुरा वक्त आता है और परिवार एकजुट हो जाता है तो उसका आने वाले वक्त में बहुत फायदा मिलता है। तो जब देश एकजुट एक सुर में होता है तो आने वाले वक्त में जो पॉलिटिकल सिनारियो हमारा बन गया है, अच्छा, इससे बहुत ज्यादा फायदा हम देखें क्या? क्योंकि युद्ध तो ठीक है, हम जीत लेंगे, युद्ध तो हमारे लिए समस्या नहीं है, पर आने वाले वक्त में ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, इसका मोमेंटम बना रहेगा हमारा।
देखिए, एक समय वो भी था जब इंदिरा गांधी जी थे, लोगों ने, बहनों ने, परिवार ने अपने गहने, अपने जवाहरात, अपने घर में जितने पैसे सब कुछ था, उन्होंने इस देश की सेना के लिए निछावर कर दिया था। वो स्पिरिट तो आज भी भारत देश में है। आज भी हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जितनी उसकी कमाई नहीं होगी उतनी वो देश के नाम पर लगाने के लिए, अगर आज इस बात को आप कह देंगे तो उसके लिए तैयार रहेगा। लेकिन हमको सीमा से लगे जो नागरिक वहां रहने वाले लोग हैं उनकी भी चिंता है। सरकार उनके लिए भी कुछ व्यवस्था परिस्थितियों को बनाने का काम करे। और मैं तो जिस प्रकार से आज आपको इस बात को कह दिया, आज अगर भारत देश की सेना जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है, जिस प्रकार से उनका मनोबल, या जिस प्रकार से हमारा हर व्यक्ति उस सरहद पर जाने के लिए तैयार है, उस लड़ाई, उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है, जहां आतंकवाद हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, जहां उग्रवाद हमारे देश को खत्म करना चाहता है, जहां इन ऐसी परिस्थितियां, इस विचारधारा के लोग हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर विवाद पैदा करना चाहते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान नहीं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है। आज परिस्थितियां इसीलिए तो लोग इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हैं। बाहर के देश यहां आपके देश में लड़ाई कराकर आप आपस में लड़ भिड़े, यही लोग चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं आज पूरा देश, हर विचारधारा, हर जाति धर्म के लोग इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। ठीक है, आप पवन गोयल जी कोई फाइनल कमेंट में आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड सर प्लीज। मैं कमेंट यही कहना चाहता हूं, न्यूज 24 के चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से 145 करोड़ का देश आज भारत की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है, तो न्यूज 24 चैनल के माध्यम से सभी लोग इस तरीके से भारत की सेना का मनोबल बढ़ाएं और इस तरह की टिप्पणी ना करें कि भारत की सरकार को या भारत की सेना को कमजोर होना पड़े। आज कांग्रेस के प्रवक्ता की जिस तरीके से भारत की सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं इनकी सराहना करता हूं कि आज कांग्रेस भी भारत की सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी ब्रिगेडियर सर, आप कुछ कहेंगे? जी, ने एक बात कही कारगिल की, मैं कारगिल में खुद था जी। मैं जो आपने जोश और उसकी बात कही वो मैं कहना चाहता हूं कि हालत ऐसी थी कारगिल में कि ट्रक में भर के लोग आए, अपने आप जवान हमारे, और आके वो कहते हैं कि हमको बस राइफल दीजिए और हमें चढ़ेंगे इन पहाड़ियों पर और हम चल के देश के लिए करेंगे। तो वो जज्बा जो है अभी भी है, उस समय भी था, और अब तो उससे ज्यादा जज्बा हमारे पास है। और दूसरी चीज जो पवन जी ने कहा, बहुत डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ये चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि खास करके पाकिस्तान और उसकी एजेंसी चला रही है। हम सबको जो है उसको नहीं सुनना है। जो हमारी ब्रीफिंग डेली हो रही है, दिल्ली गवर्नमेंट और आज खुद आर्मी के, जो आर्मी और एयरफोर्स के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं, हम उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, और बाकी जो चल रहा है डिसइंफॉर्मेशन, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देश पूरा एकजुट है, एक साथ है, और पाकिस्तान को किस अंजाम पर पहुंचाना है वो सरकार ने डिसाइड कर रखा है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, और पूरा एक एक भारतीय जो नागरिक है वो सरकार के साथ है। अब इंतजार है सरकार के एक्शन का। पाकिस्तान छोटी मोटी हिमाकत फिर से बॉर्डर के आसपास कर रहा है, पर उसे सजा जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शंकर लालवानी जी का, रिटायर्ड ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब, पवन गोयल जी, विकास उपाध्याय जी, करण मिश्रा का भी मैं बहुत स्वागत करूंगा हमारे साथ, जो ग्वालियर से जुड़े थे हमारे संवाददाता, और तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।